हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार की योजनाओं के बारे में बात करेंगे। जो परफेक्शन है इसकी पत्रिका है वो फरवरी माह की, उसको हम लोग देखेंगे और जितने भी प्रश्न बनते हैं उस पर चर्चा करेंगे। जो बिहार और बिहार से संबंधित जितनी भी एग्जाम हैं, बीपीएससी और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, इस सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक सभी लोग बने रहेंगे। पहला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार किसे मिला है? तो साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार जो है डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा को मिला है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार किसे मिला है? तो डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा को मिला है। और यह शीर्षक थी आज़ादी। आज़ादी शीर्षक से अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी में लिखे उपन्यास का मैथिली में अनुवाद करने के लिए यह पुरस्कार मिला है। आज़ादी शीर्षक को मैथिली में इन्होंने अनुवादित किया है, इसलिए इन्हें क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अब देखिए अगला है 32वीं जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप। 32वीं जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप बिहार ने हरियाणा को हराकर 32वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप का लड़कों का खिताब जीत लिया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 32वीं जूनियर नेशनल कबड्डी किसने जीता है? तो बिहार ने जीता है। किसे हरा के जीता है? तो हरियाणा को हरा करके जीता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार ने हरियाणा को कितना से हराया था? तो 49-47 से हराया था। ठीक है, बिहार ने 13 साल बाद जूनियर कबड्डी का खिताब जीता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार इससे पिछली बार कब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीता था? तो 13 साल पहले यानी 2009 में जीता था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ हुआ था नेशनल लेवल का? तो बोकारो में हुआ था। झारखंड के बोकारो में एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल में हुआ था। अब ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, जितने भी बिहार के एग्जाम में है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जल जीवन हरियाली कार्यक्रम। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाई जाती है? जल जीवन हरियाली दिवस जो है 3 जनवरी को मनाई गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 जनवरी 2023 को जल जीवन हरियाली दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाई जाती है? तो 3 जनवरी को मनाई जाती है। ठीक है, क्योंकि जल जीवन हरियाली कार्यक्रम की शुरुआत जो है 2019 में माननीय नीतीश कुमार ने किया था। ठीक है, तो जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2019 में हुई थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। और जल जीवन हरियाली दिवस हरियाली कार्यक्रम को जो है कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 2 साल बढ़ा दिया गया है। 2025 तक जल जीवन हरियाली कार्यक्रम को बढ़ा दिया गया है बिहार में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान दीजिए क्या क्या पूछेगा, फिर से एक बार देख लीजिए। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम हरियाली दिवस जो मनाई जाती है 3 जनवरी को मनाई जाती है। जल जीवन हरियाली दिवस कहाँ मनाई जाती है? तो बिहार में मनाई जाती है। और जल जीवन हरियाली दिवस की शुरुआत का हरियाली कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 2019 में हुई थी। और जल जीवन हरियाली कार्यक्रम की कितने घटकों पर काम करती है? 11 घटकों पर काम करती है। इसके 11 घटक हैं। इसके अलावा जल जीवन हरियाली कार्यक्रम जिसका लक्ष्य जो 2023 तक ही रखा गया था, वो उसे बढ़ा करके 2 साल और बढ़ा दिया जाएगा, 2025 तक कर दिया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत होता है वृक्षारोपण, इसके अंतर्गत होता है वृक्षारोपण, जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, जल जीवन हरियाली कार्यक्रम का अर्थ है कि तालाब के किनारे जो है मुख्यमंत्री जी तालाब के लिए देते, सब्सिडी देते हैं, तालाब खुदवाइए या फिर तालाब के किनारे जो है पेड़ लगवाइए, हरे हरे घास के लगवाइए। ये है जल जीवन जल संरक्षण और वृक्षारोपण कार्यक्रम। यही है जल जीवन हरियाली कार्यक्रम। किसानों को जो है 75,500 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। कितनी दी जाती है? तो 75,500 रुपये की सब्सिडी दी जाती है जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग मैथिली ठाकुर की। मैथिली ठाकुर को जो है चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। ठीक है, इससे पहले हम लोग पिछले जो वीडियो में देखे थे हम लोग, तो हम लोगों ने देखा था जनवरी के वीडियो में कि उस समय खादी ग्रामोद्योग भवन का उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था मैथिली ठाकुर को। मैथिली ठाकुर जो है एक लोक गायिका हैं मिथिला की। ठीक है, मिथिला भाषा की। चुनाव आयोग का इन्हें जो है बेस्ट स्टेट आइकन, बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चुनाव आयोग द्वारा बिहार का स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया था? नियुक्त किया गया है तो मैथिली ठाकुर को।
उन्होंने 2021 में जो है बिहार में लोक संगीत के योगदान के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के लिए भी चुना गया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस मैथिली ठाकुर को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार कब मिला था? तो 2021 में मिला था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार किस क्षेत्र में जाती है? तो लोक संगीत के क्षेत्र में दी जाती है। ठीक है। यह भी पूछा जा सकता है कि मैथिली का जन्म कहाँ हुआ है? तो बिहार के मधुबनी जिला में मैथिली का जन्म हुआ है, यानी बिहार के मधुबनी की रहने वाली है मैथिली। अब ध्यान दीजिए, समाधान यात्रा नीतीश कुमार की एक समाधान यात्रा है। समाधान यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? ध्यान दीजिए, तो समाधान यात्रा की शुरुआत जो है 5 जनवरी 2023 को हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाधान यात्रा की शुरुआत की गई। और क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी समाधान यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो अपनी जो है समाधान यात्रा जो है पश्चिमी चंपारण से शुरू की। एक बार फिर से देखिए, समाधान यात्रा किसने शुरू की? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। समाधान यात्रा कब शुरू हुई? तो 5 जनवरी 2023 को हुई। जिसकी औपचारिक शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो समाधान यात्रा की औपचारिक शुरुआत जो है पश्चिमी चंपारण से हुई थी। अब समाधान यात्रा नाम से जो है उनकी कितनी, ये 14वीं यात्रा है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कौन सी समाधान यात्रा थी? यानी समाधान यात्रा की संख्या कितनी थी? 14वीं थी। पहले चरण में जो है ये 29 जनवरी तक चलेगी और दूसरा जो है इसमें 14 जिले शामिल होंगे। पहले चरण में जो है 29 जनवरी तक यह समाधान यात्रा चली, जिसमें 18 जिले शामिल थे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पिछली यात्राओं का विवरण क्या है? न्याय यात्रा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री की नीतीश कुमार की और भी कौन कौन यात्रा है जिससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो न्याय यात्रा कब हुई थी? तो 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न्याय यात्रा कब शुरू की थी? 2005 में। विकास यात्रा कब शुरू की थी? तो जनवरी 2009 में। धन्यवाद यात्रा कब शुरू की थी? तो जून 2009 में। समाज सुधार यात्रा कब शुरू की थी? तो 2021 में। और समाधान यात्रा 2023 में। ठीक है, अगला है जाति आधारित सर्वेक्षण। राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण का पहला चरण 7 जनवरी 2023 को शुरू हुआ। जाति आधारित सर्वेक्षण का पहला चरण कब शुरू हुआ था? तो 7 जनवरी 2023 को हुआ था और 31 मई 2023 को समाप्त होने वाला है। ध्यान दीजिए, जाति आधारित जनगणना में जो है यह दो चरण में होने वाली थी। पहला चरण 7 जनवरी से 21 जनवरी 2023 तक, दूसरा जो है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक। जाति आधारित जनगणना का उद्देश्य क्या है? ध्यान दीजिएगा, बिहार में जाति आधारित जनगणना का उद्देश्य क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जाति आधारित जनगणना जो है बीपीएससी में इस बार पूछेगी, जरूर पूछेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, इसके लिए हाईकोर्ट भी गए लोग। तो इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में जातियों और समुदायों के भी विकास में सहायता के लिए उनका एक विस्तृत रिकॉर्ड बनाना। राज्य में जातियों और समुदायों के विकास के लिए विस्तृत रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य से जातीय जनगणना की बात नीतीश कुमार ने कही थी। ठीक है, बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण के निर्णय को 2 जून 2022 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जाति आधारित सर्वेक्षण को कब अनुमोदित किया गया था? तो 2 जून 2022 को की गई थी। अब ध्यान दीजिए, भारत का सबसे लंबा पुल। ध्यान दीजिए, भारत का जो सबसे लंबा पुल है, देश का सबसे लंबा पुल बिहार के पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी पर बनाया जाएगा। किस नदी बनाया जाएगा? तो गंडक नदी पर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे लंबी प्रस्तावित पुल कौन सी है? ठीक है, लंबी जो प्रस्तावित पुल है वो पश्चिमी चंपारण में गंगा नदी पर है। ठीक है, जिसकी लंबाई 11.24 किलोमीटर है, जो 4 लेन सड़क बनेगी, रोड बनेगी, पुल बनेगी। यह भारपटिया बेतिया के पश्चिमी चंपारण को सेवराही पड़रौना उत्तर प्रदेश से जोड़ेगी। भारपटिया को पड़रौना से सेवराही से जोड़ने वाली है यह। ठीक है, सेवराही पड़रौना से जोड़ने के लिए यह सड़क उत्तर प्रदेश को, मतलब बिहार से वहाँ पे पश्चिमी चंपारण के पास जोड़ने का इसे प्रयास किया जाएगा इसे। ठीक है, वर्तमान में जो है सबसे लंबा पुल जो है भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका पुल है, जो असम में है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असम भूपेन हजारिका पुल कौन पर है, किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। आगे बात करें हम लोग पटना कॉलेज की। ठीक है, पटना कॉलेज का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? पटना कॉलेज का स्थापना दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 9 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से इंडिया आए थे।
9 जनवरी 1915 को आए थे, ठीक है, महात्मा गांधी। अब ध्यान दीजिए, पटना कॉलेज में 161वां, पटना कॉलेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 161वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और बिहार का सबसे पुराना और देश का यह 5वां सबसे पुराना कॉलेज है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिहार का सबसे पुराना कॉलेज कौन है? तो पटना कॉलेज है। और पटना कॉलेज का कौन सी स्थापना दिवस इस वर्ष मनाई गई थी? तो 161वां स्थापना वर्ष मनाई गई थी। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 1835 में हुई थी। कब हुई थी? जुलाई 1835 में हुई थी। और पटना में पहली बार जो हाई स्कूल की स्थापना की गई थी जुलाई 1835 में। ध्यान दीजिए, 1839 में वायसराय लॉर्ड ऑकलैंड के आदेश पर पटना में एक सेंट्रल कॉलेज खोलने की योजना बनाई गई थी। पटना में सेंट्रल कॉलेज खोलने की स्थापना कब बनाई गई थी? तो 1839 में। किसके नेतृत्व में बनाई गई थी? तो लॉर्ड किसके आदेश पर बनाई गई थी? तो लॉर्ड ऑकलैंड के आदेश पे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, 1 मिनट। अंत में पटना कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 को हुई थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 9 जनवरी 1863 को हुई थी। और बिहार का पहला कॉलेज कौन खुला था? तो पटना कॉलेज खुला था, ठीक है। और 9 जनवरी को एक और दिवस मनाई जाती है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। आगे बात करें हम लोग बिहार में नगर पालिका की। बिहार नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2023 आई है। सरकार ने बिहार नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2023 का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया है। ये नगर पालिका अधिनियम जो है, नगर पालिका विज्ञापन क्षेत्र है कि विज्ञापन करेंगे आप तो उसके लिए क्या करेंगे आप, आपको पैसा देना पड़ेगा, वहीं इसका क्या है नियम बनाया गया है। अब क्या है इसमें ध्यान दीजिएगा, इसके साथ ही पटना नगर निगम के विज्ञापन के प्रदर्शन और उपयोग की अनुमति तथा समान अनुमति विनियम 2012 में निरस्त कर दिया गया, 2012 को निरस्त कर दिया गया है। नए नियमों को विज्ञापन में 4 कैटेगरी में बांटा गया। विज्ञापन को पंजीकरण 3 साल के लिए वैध होगा। ध्यान दीजिएगा, पटना नगर निगम मतलब बिहार में जो नगर निगम के जो है पंजीकरण है वह 3 साल के लिए होगा। कितने साल के लिए होगा? 3 साल के लिए होगा विज्ञापन का पंजीकरण। रेलवे विज्ञापनों के माध्यम से प्राप्त होने वाले राजस्व को 25% नगर निकाय को उपलब्ध कराया जाएगा। ध्यान दीजिए, रेलवे से जो विज्ञापन के माध्यम से जो प्राप्त होगा राजस्व उसका 25% नगर निकाय को उपलब्ध कराया जाएगा। तो यही है जो है विज्ञापन का के लिए जो है एक नया नियमावली तैयार किया गया है। अब ध्यान दीजिए, शरद यादव की बात करें हम लोग। शरद यादव को किस लिए हम लोग जानते हैं? क्योंकि शरद यादव का जो है निधन 12 जनवरी 2023 को हो गई। शरद यादव का निधन जो है 12 जनवरी 2023 को हो गई। शरद यादव जो है प्रमुख सांसद, पूर्व प्रमुख थे जदयू के पहले, और उसके बाद क्या है ये समाजवादी सांसद थे, जबकि इन छोड़े थे पार्टी तब तक, मतलब ये जदयू से हट गए थे उस समय जब उनकी निधन हुई थी। ये 7 टर्म तक लोकसभा और 4 टर्म तक राज्यसभा के सदस्य रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शरद पवार कितने बार लोकसभा से सदस्य चुने गए थे? तो 7 बार लोकसभा के सदस्य और 4 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। 1 जुलाई 1947 को इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था। और इनका राजनीति जो इन्होंने शुरुआत की थी, बिहार से राजनीति शुरुआत की थी। शरद यादव जो है ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के रहने वाले थे। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार के दिग्गज नेता जो है शरद यादव, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था, ठीक है। और ये जो है 3 राज्यों से लोकसभा जीते थे, जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर से, बिहार के मधेपुरा से, उत्तर प्रदेश के बदायूं से लोकसभा जीत कर गए थे। और शरद यादव जो है बिहार के मधेपुरा सीट से 4 बार सांसद रह चुके थे, ठीक है। पहली बार जो है उन्होंने मधेपुरा सीट से लालू प्रसाद को हराया था। अगला है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ध्यान दीजिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो बिहटा और फतुहा में बनाया जाएगा। बिहटा, फतुहा और रक्सौल तथा रक्सौल बनाया जाएगा। ध्यान दीजिए, बिहटा, फतुहा तथा रक्सौल में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। नेपाल को जोड़ने और रक्सौल से हल्दिया तक एक्सप्रेसवे के निर्माण के चलते रक्सौल में लॉजिस्टिक पार्क बनाने की तैयारी चल रही है। ध्यान दीजिएगा, लॉजिस्टिक पार्क रक्सौल में बनाने की तैयारी क्यों चल रही है? तो नेपाल को जोड़ने के लिए रक्सौल और हल्दिया से जो एक्सप्रेसवे निर्माण हो रहा है उसके लिए लॉजिस्टिक पार्क बनाने की बात की है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं, इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि बिहार के किन किन जगहों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाई जाएगी। तो बिहार में 3 जगहों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाई जाएगी, बिहटा में, फतुहा में और रक्सौल में बनाई जाएगी।
अब ध्यान दीजिएगा, रक्सौल और हल्दिया क्या है, तो ये दोनों जो है बंदरगाह है। रक्सौल भी बंदरगाह है और हल्दिया भी क्या है, बंदरगाह है। ठीक है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है जबकि रक्सौल बिहार में है। चलिए यहाँ पे बात करें हम लोग, पटना में एमवी गंगा विलास। पटना में एमवी गंगा विलास क्या है भाई, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया जिसमें कहा गया कि एमवी गंगा विलास छपरा में फंस गया है। ध्यान दीजिए, एमवी गंगा विलास जो है इसको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको गंगा में परिभ्रमण के लिए ये छोड़ा था उस समय, और कहा जाता है उसमें बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, चर्चा हुआ था विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि एमवी गंगा विलास जो है छपरा में फंस गई थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, एमवी गंगा विलास जो है 16 जनवरी 2023 को अपने निर्धारित समय और तारीख पर भद्रा घाट पटना पहुंची थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमवी गंगा विलास पटना में कब पहुंची थी, तो 16 जनवरी 2023 को पहुंची थी और 17 जनवरी 2023 को पटना से प्रस्थान किया था। अब ध्यान दीजिएगा, एक चिरांद सारण छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित जिले का सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है चिरांद जो है एक नवपाषाण कालीन स्थल जो है कहाँ से मिले हैं, तो चिरांद से मिले हैं, और चिरांद से हड्डियों के औजार मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, चिरांद जो है छपरा सारण में पड़ता है और यहाँ से हड्डियों के औजार मिले हैं। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 3 डेक, अब ध्यान दीजिएगा, जो एमवी गंगा विलास थी, एमवी गंगा विलास में 3 डेक 36 पर्यटकों को की क्षमता वाले बोर्ड पर 18 स्वीट हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगला है संयुक्त राष्ट्र में गंगा जल आपूर्ति योजना। गंगा जल आपूर्ति योजना क्या है भाई, तो एरिक सोलेहेम ने गंगा जल आपूर्ति योजना की प्रशंसा की है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक एरिक सोलेहेम कौन है भाई, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के निर्देशक हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में गंगा जल आपूर्ति योजना की क्या की है, इन्होंने सराहत। गंगा जल आपूर्ति योजना क्या है, ध्यान दीजिएगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर बौद्ध सर्किटों को गंगा नहर से जोड़ने का प्रयास किया है। गंगा का जो लिफ्ट से पानी है जो राजगीर में, इसका उद्घाटन किया मुख्यमंत्री जी ने, गंगा राजगीर में या फिर गया में जो जोड़ने का प्रयास किया गया है, ये लिंकिंग ये व्यवस्था परियोजना है ताकि लोगों को आपूर्ति पेयजल की आपूर्ति हो सके। ठीक है, पेयजल भी इससे मिल सके और इसके अलावा सिंचाई भी इससे की जा सके, तो यही गंगा जल आपूर्ति योजना। और गंगा जल आपूर्ति योजना की किसने इसका बढ़ाई किया था, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के निर्देशक जो हैं एरिक सोलहेम, उन्होंने इसकी बहुत ज़्यादा मतलब क्या सराहना की है। अब ध्यान दीजिएगा, यह योजना क्या है, क्वेश्चन है गंगा जल आपूर्ति योजना क्या है। ध्यान दीजिएगा, तो गंगा जल आपूर्ति योजना 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लॉन्च किया गया था। ध्यान दीजिए, गंगा जल आपूर्ति योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 27 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था राजगीर, गया और बोधगया में। राजगीर, गया और बोधगया के लगभग 7.5 लाख घरों को 28 नवंबर को पाइप से के जरिए नदी का ट्रीटेड पानी मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो है गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत कौन कौन जुड़े हैं, गंगा जल आपूर्ति योजना से कौन कौन जुड़े हैं। ध्यान दीजिए, गंगा जल आपूर्ति योजना से राजगीर, गया और बोधगया जुड़ा है। गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत किसने की थी, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी, और इसका उद्देश्य क्या है, तो सभी को शुद्ध पानी पहुंचाना। ठीक है, यह मेधा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है गंगा जल आपूर्ति योजना किस कंपनी द्वारा कार्यान्वित है, तो मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित है। ध्यान दीजिएगा, बाढ़ का पानी मोकामा के पास हाथीदह से पाइप के जरिए 150 किलोमीटर की यात्रा तक घर पहुंचेगा। ठीक है, कितनी यात्रा तक जो है, हाथीदह से जो 150 किलोमीटर की यात्रा करके पाइप के माध्यम से यह पानी पहुंचाया जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, औद्योगिक विकास ने 17 नवंबर 2023 को बिहार माह के लिए औद्योगिक विकास की रेटिंग जारी की है। इसमें सीट्स जो है 5 राज्य हैं, 5 जिले हैं। ठीक है, 5 अंक मिले हैं। नालंदा को 59 अंक, शेखपुरा को 58, मुंगेर को 55 और समस्तीपुर को 55, लखीसराय को 54 अंक मिले हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि औद्योगिक विकास में बिहार के कितने जिले को रेटिंग मिली है। शीर्ष में जो है, चाहे बिहार का जो है औद्योगिक विकास में से बिहार का शीर्ष रेटिंग का जिला कौन सा है, तो शीर्ष रेटिंग का जिला जो है नालंदा है।
औद्योगिक विकास में जो विकास जो है उद्योग विभाग द्वारा जारी की गई है, जिसमें 17 जनवरी 2023 को यह जारी की गई दिसंबर में। और इस रेटिंग में सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर तो ए है, नालंदा है। ठीक है। और अंतिम रैंक में कौन है? तो अंतिम रैंक में जो है मधेपुरा है। ध्यान दीजिए, सबसे ऊपरी रैंक में उद्योग विकास के वो नालंदा बिहार का, और सबसे अंतिम रैंक में शेखपुरा है, सॉरी मधेपुरा है। अब ध्यान दीजिए योजनावार रैंकिंग। योजनावार रैंकिंग जो है, इस प्रकार की रैंकिंग का नवंबर 2022 में महीने में शुरू की गई थी। जिले के 5 योजनाओं के आधार पर स्थान दिया गया है। जिले में जो 5 योजनाओं में स्थान पर आधार दिया, कौन कौन 5 योजना है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना, और पीएम फॉर्मलाइजेशन मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, एमवीआई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, स्टार्टअप। ये सब योजना में जो है कौन, ये जो 5 योजना है तो पांचों योजना में कौन आगे है? ध्यान दीजिएगा, पीएमजीपी। ध्यान दीजिए, पीएमजीपी में सबसे आगे कौन है? पीएमजीपी में सिवान सबसे आगे है। पीएमजीपी में सबसे मतलब प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम में जो है सबसे आगे कौन है? तो ये है सिवान है। दूसरा है पीएमएफएमई योजना में जो है सबसे आगे कौन है? तो यह नालंदा है। एमएमयूआई योजना में सबसे आगे कौन है? तो लखीसराय है। एमएसएमई मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय जो है, इसमें जो है ये पटना सबसे आगे है। जबकि मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में सबसे आगे लखीसराय है। वहीं स्टार्टअप में सबसे आगे कौन है? तो मधुबनी है। स्टार्टअप में सबसे अग्रणी जिला कौन है? तो मधुबनी है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री विकास योजना में सबसे आगे कौन है? तो सिवान है। पीएमएफएमई योजना में सबसे आगे कौन है? तो नालंदा है। वहीं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में सबसे आगे कौन है? तो लखीसराय है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में सबसे आगे कौन है? तो पटना है। स्टार्टअप में सबसे आगे कौन है? तो मधुबनी है। ठीक है, अभी आगे भी है, चलिए। अब ध्यान दीजिएगा, हथकरघा समूह। हथकरघा समूह केंद्र सरकार ने जो है राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित 10 हैंडलूम क्लस्टरों को मंजूरी दे दी है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार द्वारा जो है कितने क्लस्टरों को मंजूरी दी गई है? तो 10 क्लस्टरों को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार ने जो है 10 क्लस्टर की प्रस्तावित किए थे। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास परियोजना के तहत 114 करोड़ 74,77,000 रुपये की लागत से हथकरघा परियोजना प्रस्तावित की गई है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार में हथकरघा परियोजना कितने लागत से प्रस्तावित की गई है? तो 114 करोड़ 74,77,000 रुपये से यह परियोजना प्रस्तावित की गई है। ठीक है, और बिहार में मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हथकरघा उद्योग के तहत जो है कितने क्लस्टरों को मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार द्वारा? तो 10 क्लस्टरों को मंजूरी दी गई है। 2021-22 में पहली बार केंद्र सरकार ने व्यापक हथकरघा क्लस्टर परियोजना के तहत 8 करोड़ 23 लाख रुपए की योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, अगला है ASER रिपोर्ट 2022। ASER रिपोर्ट 2022 क्या भाई? शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति जो है इसी को बोलते हैं ASER 2022। यह प्रथम फाउंडेशन द्वारा जारी की गई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति 2022 को किसने जारी किया है? तो प्रथम फाउंडेशन जारी किया है। इसमें जो है बिहार के 38 जिला के 1140 गाँव के 62,959 बच्चों को शामिल किया गया था। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, प्राथमिक विद्यालयों में उपस्थिति जो है पहले जो 2018 में जो थी वो 56.5% थी, 2022 में बढ़ करके 59.3% हो गई है राष्ट्रीय औसत। जबकि बिहार में शिक्षा का राष्ट्रीय औसत जो है
जो 1 to 5 स्कूल में बच्चे की जो उपस्थिति है वो 72.9% है, तभी भी जो है बिहार में कम है। ठीक है, वही बात करें प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति, तो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति जो है 68.5% है, से अब बढ़ करके 80.9% है, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है 86.8% है। तभी भी जो है बिहार जो है प्राथमिक शिक्षा के मामले में शिक्षक भी उपस्थित कम है राष्ट्रीय शिक्षा से, और इसके अलावा जो है बच्चों की प्रेजेंटी भी कम है। अब ध्यान दीजिएगा, बिहार में जो है 2018 में 78.1% और 2022 में 82.8% के बीच सरकारी स्कूल में नामांकन में 4% की वृद्धि हुई है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राइमरी स्कूल में जो है बिहार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 2018 की अपेक्षा, तो 4% की वृद्धि हुई है। स्कूल में दाखिला नहीं लेने वालों की जो है 15 से 16 वर्षीय लड़कियों की संख्या 2006 में पहले 28% हुआ करती थी, 28.2%, अब गिर करके 6.7% हो गई है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अंक गणित के स्तर पर बिहार में राष्ट्रीय औसत 21.6 से 72% किया गया है। पेड ट्यूशन के लिए जाने वाले 30.5% छात्रों को के देश के मुकाबले बिहार में 71.7% है। ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार में जो है पूरे वर्ल्ड, जैसे पूरे इंडिया में बात करें हम लोग नेशनल लेवल पे, तो पैसा दे करके पढ़ने वालों में संख्या उसकी 30.5% है, जबकि बिहार में पैसा दे करके ट्यूशन पढ़ने की संख्या जो है 71.7% है। सरकारी स्कूलों में नामांकन 2018 में 78.1% से बढ़कर 2022 में 82.2% हुआ है। कुल नामांकन में जो है -9.8% की क्या है गिरावट आई है। अब ध्यान दीजिए, स्मार्ट सिटी योजना 2022 क्या है। स्मार्ट सिटी योजना 2022 में जो है पटना से 2022 जो है देखिएगा, स्मार्ट सिटी पटना के 2 प्रोजेक्ट टॉप 13 स्मार्ट सिटी में शामिल हैं। ध्यान दीजिएगा, स्मार्ट सिटी पटना के टॉप प्रोजेक्ट जो है 13 स्मार्ट सिटियों में शामिल हैं। 2 योजनाएं कौन कौन है, तो स्मार्ट अदालत गंज तालाब, स्मार्ट अदालत गंज तालाब जो है स्मार्ट सिटी अवार्ड के लिए यह नामित की गई है। इसके अलावा जो है स्वच्छांगनी योजना भी जो है बिहार सरकार की, जो बिहार में जो है पटना की जो स्वच्छांगनी योजना है वह भी जो है स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 के लिए नामित की गई है। अगला है स्वच्छाग्नि महिला सफाई। स्वच्छाग्नि क्या है? स्वच्छाग्नि तो महिला सफाई कर्मचारी पटना से एक नई मशीनीकृत प्रणाली का उपयोग करके शिविरों एक को सुरक्षित रूप से साफ करती हैं। शिविरों को जो सुरक्षित रूप से साफ करती हैं महिलाएं, यही है स्वच्छांगनी योजना। ठीक है, यह पटना में स्वच्छांगनी योजना है और इसे भी जो है शामिल किया गया है। अब ध्यान दीजिए, अगला है महाराणा प्रताप की मूर्ति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 19 जनवरी 2023 को पटना में शूरवीर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पटना में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किसने किया था, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। पटना में महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण कब किया गया, तो 19 जनवरी 2023 को किया गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यह पटना में एसपी वर्मा रोड में के पास स्वामीनंद चौराहा पर 10 फीट की मूर्ति बनाई गई है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस महाराणा प्रताप की मूर्ति जो है पटना में कहाँ लगी है, तो एसपी वर्मा रोड के पास लगी है। कहाँ लगी है, तो एसपी वर्मा रोड के पास लगी है। कांस्य प्रतिमा है और इसे रश्मि सिंह ने डिजाइन किया है। ध्यान दीजिएगा, महाराणा प्रताप की मूर्ति को डिजाइन किसने किया है, तो रश्मि सिंह ने डिजाइन किया है। 9 मई को बिहार के राजकीय समारोह में के रूप में यह मनाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 9 मई को राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। ठीक है, अगला है मुख्यमंत्री दर्शन योजना। मुख्यमंत्री विहार दर्शन योजना के तहत जो कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है, तो मुख्यमंत्री विहार दर्शन योजना के तहत 2022-23 के लिए 11 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। कितने की स्वीकृति मिली है, 11 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है, जिसमें राज्य के 38 जिलों में स्कूली छात्रों को बिहार में शैक्षणिक परिभ्रमण के लिए दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना जो है बिहार शैक्षणिक परिभ्रमण योजना है, जिसके लिए जो है 11 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। ठीक है, इसमें जो है राज्य के 5500 स्कूलों में से प्रत्येक को 20,000 रुपये दी जाएगी।
कितनी दी जाएगी? तो 20,000 रुपये। मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना जो इसी को बोलते हैं हम लोग, मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना इसी का नाम कर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना के लिए प्रत्येक स्कूल को जो है 20,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। और यह 5500 स्कूलों को बिहार में मिलेगा, जिसमें 11 करोड़ रुपये की आवंटन राशि की गई है, ठीक है, जो बिहार दर्शन के लिए मिलेगा। चलिए आगे है प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद। फिर प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद जो है चर्चा में क्यों है कि प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद अब नहीं रहे। ये कौन थे? प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल एवं प्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद नहीं रहे, ठीक है। ये साहित्यकार भी हैं और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल भी थे, ठीक है। महान काव्य कामायनी जयशंकर प्रसाद की जो लिखी थी उसकी इन्होंने आलोचना लिखी थी। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित जो कामायनी है उसकी आलोचना जो है सिद्धेश्वर प्रसाद ने की थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कामायनी की आलोचना किसने लिखी थी? तो कामायनी की आलोचना जो है सिद्धेश्वर प्रसाद ने लिखी थी। और सिद्धेश्वर प्रसाद जो है प्रसिद्ध साहित्यकार थे, इसके साथ ही वो पूर्व त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल भी थे, ठीक है। वही नालंदा से यह जो है संसद सदस्य भी रहे थे 1962, 1967 और 1971 में। MLC भी रहे हैं 1983 और 1989 तक। जून 1995 से 2000 तक त्रिपुरा के राज्यपाल रहे थे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, उनका जन्म जो है 19 जनवरी 1929 को हुआ था। वे नालंदा के बिंद के रहने वाले थे। सिद्धेश्वर प्रसाद जो है नालंदा के बिंद के रहने वाले थे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं चनपटिया में निर्मित जो है स्टार्टअप जो है एक कुंदन कुमार पश्चिमी चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट हैं के दिमाग की उपज है। चनपटिया में निर्मित जो है चनपटिया का स्टार्टअप जो किसके दिमाग की उपज है? तो कुंदन कुमार के दिमाग की उपज है। कुंदन कुमार 2020-21 में के लिए द इंडियन एक्सप्रेस एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड के विजेता हैं। कौन है? द इंडियन एक्सप्रेस एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड के विजेता हैं। कुंदन कुमार ने स्टार्टअप और इनोवेशन सेंटर में जो है जीत हासिल की थी। अब ध्यान दीजिएगा, चनपटिया स्टार्टअप जोन 58 छोटी इकाइयों का घर है जो चनपटिया ब्लॉक में स्थित एक परित्यक्त राज्य खाद्य निगम गोदाम में चलती है। समझे? चनपटिया स्टार्टअप जो कहाँ चलती है? तो खाद्य निगम के गोदाम में चलती है। आगे हम लोग बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर जयंती। कर्पूरी ठाकुर जयंती जो है, ध्यान दीजिए, कर्पूरी ठाकुर किस नाम से जाना जाता है? तो जन नायक के नाम से जाना जाता है। जन नायक किसका उपनाम है बिहार में? तो कर्पूरी ठाकुर को जन नायक कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहा करते हुए थे कभी, ठीक है। बिहार के जो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर। ध्यान दीजिए, कर्पूरी ठाकुर का 99 जयंती जो है 24 जनवरी को बिहार में मनाई गई। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कर्पूरी ठाकुर की जयंती कब मनाई जाती है? तो 24 जनवरी को मनाई जाती है। 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, वे 2 बार जो है दिसंबर 1970 से जून 1971 और दिसंबर 1977 से अप्रैल 1969 तक और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं। समझे? 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री ने यहाँ पे छोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पे इसमें छोड़ दिया है, 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने जो है 1952 में पहली बार विधानसभा से चुनाव जीत कर गए थे और वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहाँ पे थे कर्पूरी ठाकुर। और ध्यान दीजिएगा, बिहार के मुख्यमंत्री से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री जो है माननीय नीतीश कुमार हैं, जबकि बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो थे वो थे बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। और बिहार के पहले जो मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात करें हम लोग, अब्दुल गफूर थे। वहीं बिहार के जो प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री थे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उन्हें जो है 1977 में मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट लागू की, जिसमें सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुंगेरी लाल रिपोर्ट किसने लागू की थी? मुंगेरी लाल रिपोर्ट किसने लागू की थी? तो कर्पूरी ठाकुर ने लागू की थी। और कर्पूरी ठाकुर ने लागू की थी कि सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए क्या की आरक्षण की बात की गई थी 1977 में, ठीक है। उनका जन्म जो है समस्तीपुर जिला के पिटौजिया गांव में हुआ था। कर्पूरी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो समस्तीपुर के पिटौजिया गांव में हुआ था। उन्हें जन नायक के नाम से जाना जाता है। जन नायक इसलिए उन्हें कहते हैं क्योंकि इन्होंने जो है पिछड़े जातियों के लिए जो है आरक्षण की मांग की थी। किस रिपोर्ट के आधार पे? तो मुंगेरी लाल रिपोर्ट के आधार पे, मुंगेरी लाल आयोग के रिपोर्ट के आधार पे जो है इसकी मांग की थी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा
और चैनल पे जो नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।